हेलो फ्रेंड, चलिए आज एक कहानी आपको सुनाते हैं। ये नॉवेल है जन्म यदि तब, महाश्वेता देवी की, जो एक महान साहित्यकार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जन्म यदि तब के कुछ अंश। सन 1873, 26 जून, अलीपुर जनरल अस्पताल। रात शायद ज़्यादा घनी नहीं हुई थी, लेकिन अस्पताल में कहीं कोई कोलाहल नहीं था। आज दिन भर आषाढ़ का आसमान बादलों से ढका रहा। शाम गहराते ही घनघोर अंधेरा, रात घनी होते ही मुसीबत शुरू हो गई। मेघ घने होकर पेड़ों पर उतर आए, बिजली कौंध रही थी, बरसात होने लगी। उफ, क्या मुसीबत है, मनमोहन घोष ने कहा। उनका मन व्यथित, दुख, भार कातर था। हेनरियाटा का ताबूत ठोककर ले जाने वाली मुर्दा गाड़ी जब कब्रिस्तान की ओर जा रही थी, तब उसमें कोई वजन नहीं था। मौत का कारण चाहे जो भी लिखा गया हो, मनमोहन जानते थे कि हेनरिएटा की मौत अनाहार और अवहेलना की वजह से हुई है। अस्पताल के कमरे प्रायः अंधकारमय थे। लालटेन और लैंप प्रबल बतास में बार बार बुझती हुई। दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मनमोहन ने अपने साथी से कहा, एक जन को मैं वहीं रख आया हूँ और एक जन को कब ले जाना होगा देखूं। कैसी दुर्योग भरी रात है। वे जानते हैं, खबर तो मिल गई है। किसने खबर दी? पता नहीं। डॉक्टर पामर ने कहा, यह ठीक नहीं हुआ। खबर अगर न दी जाती तो? कहीं वे सो तो नहीं गए? नींद तो उन्हें नहीं आती। नहीं, बस वे गफलत में रहते हैं। मधुसूदन आंखें बंद किए लेटे हुए थे। उनके पांव के करीब परिचारक छोकरा सा सो चुका था। मनमोहन बेहद सतर्क अंदाज में कमरे में दाखिल हुए। मधुसूदन ने उसी पल आंखें खोल दी। कौन? मनमोहन। मनु जी, मैं। सब ठीक तरह निपट गया मनु? कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई? सब ठीक ठाक निपट गया, कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई। चलो, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रहा। मधुसूदन ने आंखें मूंद ली। भौएं सिकोड़ी, जाने क्या सोचा, और अगले ही पल उन्होंने कहा, करीब आओ मनु। मैं जोर जोर से बातचीत नहीं कर सकता। मनमोहन घुटने गाड़ कर बैठ गए। उसी पल उन्हें आभास हो गया कि और एक समाधि का इंतजाम करने में ज़्यादा देर नहीं है। मधुसूदन के पीले चेहरे, बालों, माथे पे मौत की गंध मौजूद थी। जिसकी मृत्यु आसन्न थी, उसके शरीर और सत्ता में मृत्यु मानो अंजन लीप रही हो। जीवित नरदेह में वह गंध नहीं होती। संभवतः मृत्यु चेतना ने मधुसूदन की तीसरी आंख खोल दी। मधुसूदन ने धीमी धीमी आवाज में कहा, एस मनु, यू आर करेक्ट। तुम सही हो। आपने मुझसे कुछ कहा? यू आर करेक्ट इन गेसिंग कि आई एम डाइंग। मैं मरने वाला हूँ। आप ऐसी बात ना करें। मधुसूदन ने भौएं सिकोड़ी। उन्हें जाने क्या सोचने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ याद नहीं कर पा रहे थे। स्मृति छलना नहीं करती, उन्हें तो सब कुछ याद रहता है। अगर वो भूल पाते तो बच जाते, लेकिन उन्हें बचने का ख्याल आया ही क्यों? जब हेनरिएटा ही नहीं रही तो वो क्यों जिंदा रहे? ना, हेनरिएटा के बारे में अब वे नहीं सोचेंगे। जब उन्हें खबर मिली, जाने कौन तो उनसे कहा था, किसने कहा था? अब उनके मन में भीषण अतलांत प्रज्वलंत हाहाकार मचा हुआ है। हेनरिएटा के प्रति अतिशय अभिमान जमा है। क्यों? थोड़े दिन क्यों नहीं रही आर्येत? इन दोनों की तो एक साथ जाने की बात तय थी। नहीं, आर्येत ने ठीक किया। उसके जितना और किसे पता है कि अस्पताल आने से पहले मधुसूदन अंधेरे में कितनी परेशानी महसूस करते थे। बत्ती ऑन करो, वे बार बार कहते थे। इसलिए वह यूरिडाइस की तरह चली गईं और लेथ के काले जल के तीर पर इंतजार कर रही हैं। किसका सप्रेम, असीम निर्भरता भरी अपार करुणा मिश्रित आंखें उनके मन में जगी होती थी। जब वे सीता या प्रमिला की तस्वीर आंकते थे,
वह जानती थी कि उसके न होने पर मधुसूदन इतनी सारी राह पैदल पांव चलकर ही जा सकते हैं। वह है उसके साथ मौजूद है, वह जानकर ही वे यीशु में निशंक विलीन हो सकेंगे। इसमें यादों ने छलना नहीं की। माइकेल ने धीमे से कहा, टुमारो। मनमोहन ने पूछा, आपने कुछ कहा? मनु, तुम शेक्सपियर पढ़ा है? हाँ, याद है क्या? लेडी मैकबेथ जब मर गई तब मैकबेथ ने जो कहा था वो प्रसंग रहने दें। नहीं नहीं मनु, मुझे कहने दो। हर वक्त तो मुझे यह सब याद आता भी नहीं। आपको तकलीफ होगी। मुझे ना मनु, मुझे तकलीफ नहीं होगी। माइकल सहसा मधुर निर्मल ढंग से हंसे। वह हंसी, वह दृष्टि मनमोहन की जिंदगी भर याद रहेगी। यह बात क्या माइकल जान सकते हैं? हाँ, बताइए। मनमोहन ने चेहरा घुमाया। बेहद कष्ट हो रहा है, अतिशय क्रोध हो रहा है, हद गुस्सा आ रहा है। लेकिन इतना गुस्सा आखिर किस पर? इतना क्रोध क्यों? माइकल अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे अपने आखिरी प्रहर अकेले अकेले निसंत गिनते रहें, गिनते ही रहें, गिनते चले जाएं। माइकल तो ऐसे कंजूस नहीं थे। उन्होंने मेघनाथ, प्रमिला, रावण, हर व्यक्ति को, मृत्यु को तो उन्होंने धूमधाम, संभ्रांत, अभिजात्य, श्रद्ध कर डाला था। वे नर्स, डॉक्टर, सेवकों के सारे प्रयास व्यर्थ करके यूं निशंक क्यों चले जा रहे हैं? माइकल को क्या नहीं मिला? स्नेह, प्यार, बंधुत्व। उनके जैसा किसे इतना इतना सब मिला है? कौन था सम्राट? किसे सब कुछ मिला? किसने सब कुछ खो दिया? उसके बाद कौन आज अकेले, इतने अकेले इस वर्षा की रात में मौत की घड़ियां गिन रहा है? माइकल ने कहा, टुमारो। हाँ, कहिए। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। Grip in the petty peace from day to day, to the last slavers of recorded time, and all our yesterday have lighted food, the way to dusty death, out, brief candle. Life is but a walking shadow, a poor player. The starts and fits his hour upon the stage, and then is heard no more. It is Lale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. मनमोहन की छाती तले जाने क्या टूटता रहता था। हाय, स्वर्ण सौंध किरीटनी लंकापुरी का अंत किसने लिखा था? किसने मंगला भाषा को दृढ़ता, समृद्धि, अहंकार देने के लिए बेचैनी से चहलकदमी करते करते संस्कृत से एक एक शब्द चुनकर बांग्ला भाषा को अनमोल अलंकारों से सजा दिया था? मनमोहन के शोकातुर दुख भार हृदय में जाने कैसी तो असीम की अनुभूति। मानो मनमोहन समझ गए कि यह रात, माइकल की यह युक्ति, सब कुछ अभी ही काल को जय करके स्मृति में चिरंतन होती जा रही है। उन्हें लगा ये अशेष भाग्यवान है, लेकिन आवाज़ आंसुओं से अवरुद्ध होती जा रही है। मनमोहन ने काफ़ी कोशिश से सायास कहा, इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? माइकल इसे हंसे। आसन्न मृत्यु ने उन्हें प्रगाढ़ आलोकित ज्योतिमय ज्ञान दिया था। वे मनमोहन के अंसल के अतल तक देख पा रहे थे। मनु उनके स्नेह प्यार का, मनु उनके दुख समय का बंधु। मनमोहन उन्हें तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। मनु को बेहद तकलीफ़ हो रही थी। तकलीफ़ तो होगी ही। वह जो आर्यत को आज समाधिस्थ कराया है, उसे तकलीफ़ नहीं होगी तो और किसे होगी? लेकिन मनु नितांत बच्चा है। वो नहीं जानता कि माइकल को अब किसी झूठी सांत्वना की जरूरत नहीं है। मौत कोई भी झूठ सहन नहीं कर सकती। मनु यह नहीं जानता। माइकल ने मृत्यु को आच्छन्न चेतना में जो देखा है, आर्यत की सप्रेम चिर सांत्वना की मूर्ति बनकर मृत्यु उनके सामने आई थी। श्वेत शुभ्र पोशाक थी उसकी, मानो श्वेत मेघों का आवरण। अपने श्वेत शुभ्र निर्मल दोनों बाहें बढ़ाकर उन्हें तसल्ली देते हुए कह गई, मैं हूँ, तुम मेरे पास आ रहे हो, समझे? उसकी ममतामयी आंखों में क्या किसी और को की भी दृष्टि थी? उन्हें कौन बुलाता था? मधु, सांझ हो गई, घर आ जा। किसकी थी वे आश्चर्यजनक खूबसूरत आंखें जो सिर्फ प्यार करना जानती थी? किसने अपनी काली काली आंखों का सारा प्यार, सहिष्णु ममता आर्यत को फ्रांस के आकाश की तरह, बसंत के खिले खिले बैजनी फूल की तरह नीले आंखों को सौंप गया था? वे आंखें आकाश की तरह उदार, नीली, असीम थी। माइकल जितनी बार धूमकेतु के आकर्षण में
का च्युत हुए उन्हें उसी उदार नीलिमा का आश्रय मिला। लेकिन वे मनु को क्या बताएं डॉक्टर पामर की बात? आज भी तो आए थे डॉक्टर पामर। माइकल को उस वक्त भी सब कुछ का बोध था, वो सब कुछ समझ सकते थे। डॉक्टर पामर ने रिपोर्ट देखी। बेहद धीमी आवाज में उन्होंने जूनियर डॉक्टर से बात की। माइकल ने कहा, डॉक्टर टेल मी, मुझे बताएं। क्या बताऊं? क्या देखा? इट्स ऑल राइट सिस्टर, सब ठीक ठाक है। व्हाट इज ऑल राइट? क्या ठीक है? यू विल बी ऑल राइट। डॉक्टर पामर ने जैसे ही कहा यू विल बी ऑल राइट, उसी पर माइकल जान गए डॉक्टर पामर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसी पर उन्होंने वह अपार्थिव सुंदर श्वेत पोशाक में मृत्यु नजर आ गई थी। श्वेत बादलों की पोशाक में उनकी मृत्यु, उनकी आर्यत मानो बहती हुई आई थी। उनकी नीली नीली आंखें, उन नीली आंखों में जाने कौन अपनी सारी ममता सौंप गई थी। कौन उसे उस सुदूर स्मृतियों से उजले धुले सहसों में उसे आवाज़ देती थी, मधुर खरा। मौत सब कुछ हो सकती है। हेनरियट की उंगली, उनके आर्यत की उंगली, माँ की पुकार, कपोत की छाती से पंख से पानी झटकार कर शून्य में उड़ जाने वाली संध्या की बलाका, पेरिस में ल्यूमर की मोनालिसा की तस्वीर सामने अभिभूत मुद्रा में खड़े रहना, काली प्रसन्न की अभिनंदन सभा में कांच का गुलाबी गिलास एक घूंट में खत्म करके तोड़ डालने वाली मदिर खनखनाहट, शिशु शर्मिष्ठा की मधुर हंसी, एक एक कर बुझे जा रहे दीप जैसे कोई एक लाइन लिखने की अद्भुत तृप्ति, आर्यत की रोज जीर्ण श्वेत चेहरे पर दर्द की नीली छाया, डॉक्टर पामर की आंखों में उद्वेग। उनमें से कोई भी मृत्यु का रूप हो सकती है, कोई नहीं जानता वह जो देख रहा है या जिसे वो प्यार करता है उसका नाम मौत है या नहीं। जैसे रावण की मौत दर्पण में देखेगा अपने प्रिय गार्वित छाया में थी। डॉक्टर मुझे सच सच बताएं, व्हाट आई हैव? नो यू हैव नॉट। यस मिस्टर डट्टा, इतने बड़े डॉक्टर हैं आप, बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सोच नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यू सी आई हैव टू नो। क्यों? यू आर नॉट डाइंग, आई एम। अच्छा तो? अंदर मानो ताकत खोज रहा है, जार कुछ हो। वे अलीपुर जनरल अस्पताल के प्रधान थे और डॉक्टर के हैसियत रोगी को नहीं बता सकते उनकी मौत अवश्यभावी है, अवश्यभावी है। हालांकि डॉक्टर ही शपथ कर में ये बात कही नहीं गई, लेकिन ये मिस्टर डट्टा के प्रश्न भरे, मृत्यु उज्ज्वल, गंभीर, यंत्रणा विदीर्ण आंखों की तरफ देखते हुए झूठ कैसे बोले? डॉक्टर होकर कोई ऐसी परिस्थिति में कब पड़ा? भला किसे इस तरह सच बोलना पड़ा है? मिस्टर डट्टा की पत्नी की मृत्यु संवाद के तत्काल बाद ही वे झूठ कैसे बोलते? उनकी पत्नी की मृत्यु खबर किसने दी? क्यों दी? यह खबर पाते ही मिस्टर डट्टा में जाने की जो थोड़ी सी चाह बाकी थी, वह भी जीने की जो थोड़ी सी चाह बाकी थी, वो भी मानो चली गई। उनकी तरह भला कौन जानता है कि रोगी के मन में जब जीने की चाह खत्म हो जाए तो डॉक्टर के लिए कुछ भी करने का उपाय नहीं बचता। डॉक्टर, यस मिस्टर डट्टा, आई एम वेटिंग। पावर ने माइकल की शीर्ण रक्तशून्य ठंडी हथेली थाम ली। उन्होंने कहा, इट्स ए मैटर ऑफ फ्यू डेज, बस कुछ ही दिनों का मामला है। धन्यवाद डॉक्टर। माइकल की सारी बातें याद है। माइकल ने मनमोहन की हथेली पर हथेली रख दी। अभी तो वो सख्त बने हुए थे, लेकिन अब उन्हें जो बात कहनी थी उसे कहने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? मनु बताएं। आई डॉक्टर पामर मुझे सब कुछ बता गए। देखो मेरे दिन कहीं घंटे कहीं गिनती के हैं। मनु मेरी आखिरी अनुरोध है। हाँ कहिए। तुम्हारे बेटों को अगर आहार मिले मनु तो कहो मेरे बेटे भी। अगर तुम हाँ कर दो मनु तो मैं शायद निश्चित होकर मर सकूँगा। दिया, मैंने वचन दिया। तुमने दिया वचन मनु? अगर मेरे बेटों को खाना मिलेगा तो आपके बेटे भी बिना खाए नहीं रहेंगे। जब तक मेरी क्षमता है वे लोग उपासे नहीं रहेंगे। माइकल को लगा मनु ने इतना वचन दे डाला, लेकिन आज उनकी क्षमता नहीं है वे कविता लिखकर इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। विद्यासागर को बार बार कृतज्ञता जताते रहें, लेकिन उनसे सिर्फ रुपयों का कर्ज लिया था। रुपये का कर्ज तो जीता जा सकता है, लेकिन मनु का कर्ज माइकल कैसे शोध करेंगे? भगवान तुम्हारा मंगल करे मनु। माइकल ने मानो गहरी थकान से आंखें मूंद ली। मनमोहन आहिस्ते से बाहर निकले। अत्यंत दुर्योग भरी रात थी। माइकल को फिर वही पुकार सुनाई दी, मधु घर आ जा मधु, कितनी देर करेगा? तभी आया उनका अंतर बोल उठा। उनके उसी पल उनके मन की चित्रशाला में यानी किसने तो एक तस्वीर पर रोशनी डाली। तत्काल ही मानो उनके पाँव पे पानी का बूंद आ गिरी।
बस अभी आया उनका अंतर बोल उठा। उसी पल उनके मन की चित्रशाला में जाने किसने तो एक तस्वीर पर रोशनी डाली। तत्काल ही मानो उनके पाँव पर पानी की बूंदा गिरी। माइकल मानो निश्चित हो आए। वे तो इस वक्त अपने प्रिय बरगद के पेड़ तले टिक कर बैठे हुए थे। उनके पाँव पर कपोताक्ष का जल आ टपका है। शाम बस उतरने ही वाली थी। खेलते खेलते खेल से भी उचट गया। रामायण भी हाथ में लेने का मन नहीं हुआ। बीच बीच में उन्हें जाने क्या हो जाता था। इस नदी, पेड़ और झूलती हुई जटाओं की आड़ में अपने को छिपाकर मन ही मन कितना सोचने का नशा उन्हें यहाँ खींच लाता था। यह उनका सर्वाधिक प्रिय खेल था। मन ही मन कल्पना के जाल बुनना। वैसे ही अकेले अकेले यहाँ आ बैठते थे। तब कपोताक्ष मानो नीला समुद्र बन जाता था। उस पार के पेड़ स्वर्ण लंका बन जाते थे। समुद्र लंका के बीच मानो सफ़ेद सफ़ेद रेत, और रेत उनकी मन की आंखों में लाल होती रहती थी, क्योंकि अभी शाम हो चुकी थी। कुछ देर पहले उस रेत पर दोनों ओर का खून झरता रहा। एक अद्भुत भीषण भयंकर जिद का युद्ध हुए देखते रहे, और उन्हें लंकापुरी की औरतों का आर्त विलाप सुनाई देता था। सागर तट पर एक के बाद एक चिता धड़कती हुई नजर आती थी। राम के शिविर में विजय उत्सव। बालक मधु सब कुछ देखता रहता था। अपनी माँ से रामायण की कहानियाँ सुनते सुनते वह सब कभी पुरानी नहीं पड़ती थी। जितने सुनते पढ़ते थे उतनी ही अच्छा लगता था। माँ ने पूछा, अरे रामायण क्या तेरे लिए पुराना नहीं पड़ता? नहीं माँ, तू मुँह बाए क्या देखता रहता है? जब तुम रामायण सुनता है तब इतना चकित क्यों होता रहता है? तुम्हें देखता रहता हूँ माँ। क्या देखता है? सीता तुम्हारी तरह ही सुंदर है। तूने क्या सीता को देखा है? अलबत्त देखा है। कहाँ? क्यों बताऊँ? या तू क्या कहता है? हाँ, मैंने सबको देखा है। लो, शुरू हो गई तेरी गहरी सोच। या तू क्या कहता है? हाँ, मैंने सबको देखा है। लो, शुरू हो गई तेरी गहरी सोच, तेरी बातें। तुम्हारा चेहरा इतना सूखा सूखा क्यों है? अरे सूखा सूखा तूने क्या देख लिया? तुमने आज पान नहीं खाया। तेरी क्या हर बात पर नज़र रहती है? बताओ ना। सोमवार का उपवास जो किया है मैंने। क्यों? तेरी बड़ी माँ, मझली माँ सबने व्रत किया है। मुझसे कहा, छोटी बहू तू भी ये व्रत क्यों नहीं करती? इसलिए मैंने भी व्रत उठा लिया। इस व्रत से क्या होता है? तेरा मंगल होगा, सभी लोगों का कल्याण होगा। मधु आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। माँ के अंग अंग का रंग दुधिया सफ़ेद गरद सिल्क साड़ी में घुल मिल गया था। गले की मटर माला, हाथ का कंगन और कान के चकोर कनफुल में दीपक जैसी चकमगाहट, बालों में फूलों का सुवास। माँ, तुम इतनी गोरी क्यों हो? मैं इतना काला क्यों हूँ? तू क्या लड़की है कि गोरा होना जरूरी है? तुम तो देव देवियों जैसी सुंदर हो। हाँ, तुझसे कहा है जैसे। चल अब खाना खा ले। तेरी दिए की बाती बनाने का काम पूरा हो गया? हाँ, हो गया। अब चल। हाँ रे मधु, क्या? बरगद की जड़ में बैठे बैठे तू क्या सोचता रहता है? किसने कहा? मैं जानती हूँ। फिर तुम वह क्यों नहीं जान पाती कि मैं क्या सोचता हूँ? जानने का वक्त कहाँ मिलता है? तुम बच्चे क्या मुझे फुर्सत देते हो? माँ, यह बात सुनाओगी? वह बात सुनाओगी? कौन सी बात? वही बात, विवाह से पहले तुम्हारी बुआ ने तुम्हें व्रत कराया। और क्या तो कहा था? ओह, फिर वही रामायण का जिक्र। बताओ ना। सभी औरतों ने व्रत किया, मैंने भी किया। व्रत करने पर जो जो नेम नियम किया जाता है मैंने भी किया। अंत में व्रत की अल्पना पे हाथ रख कर कहा, घर घड़ंती रानी बनूं, दशरथ जैसा ससुर मिले, कौशल्या सम सास मिले, राम जैसा पाँव पति, सीता जैसे ज्वाल्य रखे, शरीर पहुँचूं रग। चल अब हुआ ना? खाली पीली छुटपन की बातें बताओ, ब्याह की बातें सुना, यही सब। लड़कों के लिए कोई उपवास नहीं होता? वरना मैं भी सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाता। कैसे सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं? क्यों, तू किसी से कम कहाँ हो बच्चों? कभी राम बनते हो, कभी रावण, और कैंची से पूजा के लिए बागान में फूलों का मुंडपात करते हो। क्यों रे? अपनी बड़ी माँ के फूलों का पौधा कच्चू की तरह काट डाला? वही
वह लक्ष्मण बना था, मैंने उसे शक्तिवान मारा था। चलो, आंखें तो बंद हुई जा रही है, चलो खा पी कर सो रहो। तुम बोलो, पढ़कर सुनाओगी क्या? अरे वाह, तुमने तो कहा था आज तुम मुझे इंद्रजित युद्ध की कहानी पढ़कर सुनाओगी। पढ़ूंगी कभी। चलो। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सोचते सोचते वे जाने कहाँ तो चले गए थे। अचानक उनके कानों में आवाज़ आई, मधु घर आ। माँ पुकार रही थी, मधु सांझ हो गई, बच्चे घर नहीं आएगा। मधु उठ खड़े हुए, अब घर लौटना होगा। माँ सदर के सिंह द्वार से होकर बाहर आती नहीं थी, जरूर खिड़की से बाहर आकर पोखर किनारे खड़ी खड़ी आवाज़ें दिए जा रही थी। बेटे को देखकर उन्होंने कहा, क्यों रे, तुझे जरा भी डर भय नहीं लगता? करता घर आ चुके हैं, तुझे नहीं पता? अरे अब कब आए? अभी जरा देर पहले। मेरे लिए साहब घर से कमीज लाए? हाँ लाए हैं। चल तू अंदर तो चल। चलो। बप्पा है कहाँ? बाहरी घर में। कौन कौन तो आए हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। तब तो बप्पा से बात ही नहीं होगी, जाने कब तो खाने के लिए अंदर आएंगे। मैं तो सो ही जाऊंगा। कोई बात नहीं, सुबह बात कर लेना। अरे पाठशाला नहीं जाऊंगा। पाठशाला? अपने स्वभाव का संयम भूलकर जानवी ने अपने एक बाह में उसे कस कर लपेट लिया। उन्होंने फुसफुसा कर कहा, करता तुझे और मुझे कलकत्ता ले जा रहे हैं ना? अब तू वहीं पढ़ेगा। कलकत्ता में? हाँ रे, जिस कॉलेज में करता ने पढ़ाई की थी उसी कॉलेज में। वह तो हिंदू कॉलेज है। मुझे नाम वाम उतना याद नहीं रहता भैया। तू वहीं पढ़ेगा। यह सब खिदिरपुर में रहेंगे। तो सच कह रही हो? हाँ रे, करता ने पंडित जी से दिन मुहूर्त देखने को कहा है, उसी बारे में बातचीत चल रही है। सिर्फ मैं और तुम जाओगी? अभी तो यही बात तय हुई है। तुम तो कहती हो कलकत्ता जाकर धर्म सलामत नहीं रहता। धर्म हर जगह सलामत रहता है बच्चे, सलामत रखना आना चाहिए। माइकल ने बड़ी कोशिश से अपनी आंखें खोली। वो क्या क्यों है? चारों तरफ ऐसी सन्नाटा निशब्द माहौल क्यों है? अच्छा, कोई बीमार है इसलिए वो अस्पताल में है। आर्यत अगर स्वस्थ निरोग होती तो माइकल जीवन भर बेनूपुर में दामाद के घर में ही रह जाते। लेकिन आर्यत अब नहीं रही। आर्यत चली गई, उससे भेंट भी नहीं हुई। उत्तरपाड़ा में ही आर्यत भी बेतरह बीमार हो गई। गौर उससे मिलने गया था, उसे देखते ही वह तो रो पड़ा। वे बेनीपुर चले आए, लेकिन बेटी दामाद क्या दो दो रोगियों की सार संभाल कर पाते? इसलिए तो उमेश, मनमोहन, गुडीप चक्रवर्ती की कोशिशों से माइकल वहाँ चले आए। और इतने कहा, तुम स्वस्थ होकर लौट आना डार्लिंग। लेकिन माइकल ये तमाम बातें क्यों सोच रहे हैं? अब उन्हें अपनी बची कुची ताकत समेट कर यह सोचना है कि 2 दूनी 5 कैसा हो गया। मुंशी राज ने इकलौते सुपुत्र होने के बावजूद आज उन्हें अस्पताल में रहकर प्रभु इसी यीशु में विलीन होने का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? झूठ, असत्य, उहेलिका वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। जीवन का हर अध्याय गौर से दोहराना होगा। भूल कहाँ हो गई, वरना अपनी माँ की पुकार का वे जवाब कैसे दे पाएंगे? मधु आ जा, घर आ जा। लेकिन घर कहाँ है? माटी में, श्यामल घास के आवरण में ढके उर्वर अंधेरे में। वे वहीं तो जाना चाहते हैं। वे बेतरह थक चुके हैं, बेहद अवसन्न हैं। हाँ, वे कलकत्ता चले आए थे। माइकल ने आंखें मूंद ली। वे दोबारा अपनी माँ का, मधु पिता का डार्लिंग बॉय बनाए। बाहर बारिश हो रही है। स्मृतियों की चादर पर बारिश की बूंदों की तरह यादों के कण झड़ते रहे, उन्हें भिगोते रहे। बाहर बरसात जारी थी। सहसा कहीं वज्र पड़ा। आषाढ़ का आकाश नीली रोशनी में उद्भिद उठा।